जय हिंद दोस्तों। सन 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में लंबे समय तक कोई भी साम्राज्य राजनीतिक एकता लाने में सफल नहीं हो पाए, जो कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश तथा उनके बाद कण्व वंश, जिनकी सीमा बाद में सिर्फ मगध तक सीमित होकर ही रह गई थी। और जहां एक तरफ सातवाहन वंश ने मध्य भारत में अधिकांश क्षेत्रों पे अपना साम्राज्य विस्तार किया, मगर सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गई और पूरे भारत को एक अखंड भारत करने में सफल नहीं हो पाई। और फिर तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग की कौसंबी में गुप्त साम्राज्य का उदय हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें गुप्त राजा के बारे में पता चलता है, जिन्हें आदिराज कह के संबोधित किया गया है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी में तथा इनका उत्कर्ष चौथी शताब्दी तक होना शुरू हो गया था। और ये गुप्त वंश की शुरुआत आज के बिहार से हुई है, जिस साम्राज्य के प्रथम शासक श्री गुप्त प्रथम रहे। और श्री गुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गद्दी पे बैठे, जो कि 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक यानी कि तकरीबन 40 वर्षों तक शासन किए। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है और इनका राज्य मगध के आसपास एरिया तक ही फैला था। घटोत्कच के बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी यानी कि तकरीबन 16 वर्षों तक शासन किए, जिन्होंने लिच्छवी कन्या के साथ विवाह कर पूरे गुप्ता को एकजुट कर लिए। और सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहला स्वतंत्र शासक बने। पुराणों तथा हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से हमें चंद्रगुप्त के राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के सहयोग और उनके समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों के राज्य वैशाली को प्राप्त कर लिया। हेमचंद्र राय चौधरी जी के अनुसार महान मौर्य शासक बिंबिसार की तरह ही चंद्रगुप्त प्रथम ने दूसरे मगध साम्राज्य की स्थापना की और इस तरह चंद्रगुप्त प्रथम ने राजनीतिक दृष्टि से अपने राज्य को शक्तिशाली तथा आर्थिक दृष्टि से अपने राज्य को पूरी तरह से समृद्ध बनाया। और राय चौधरी जी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौसंबी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपना राज्य में मिलाए और फिर साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किए। और अब चंद्रगुप्त के बाद उनका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त सन 335 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठता है और इन्हें संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास में महानतम शासकों में देखा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस समय भी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही और समुद्रगुप्त ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी और वे स्वयं को लिच्छवी पुत्र कहे जाने पे गर्व का अनुभव करते थे। और एक दिन श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में एक बौद्ध विहार निर्माण करने की अनुमति पाने के लिए अपने राजदूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजे। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान सम्राट थे, इसीलिए आयरिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी है। समुद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिण पथ रहा है, जिसमें इनके 12 विजयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा के साथ साथ एक अच्छा कवि और एक संगीतकार भी था, जिन्हें बीना बजाने का बहुत शौक था। और इन्होंने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को मंत्री के रूप में नियुक्त करके रखा था। और हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री होने के साथ साथ राज दरबारी कवि भी थे, जिनके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यकाल, विजय गाथा और साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। और काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने उदार, दानशील, असहाय तथा अनाथों को आश्रय दिए। और वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म प्राचीर यानी कि धर्म की रक्षा करने वाला बताया गया है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तार किया। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब,
पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर सभी उत्तर भारत के राज्य में इनका साम्राज्य फैला हुआ था और दक्षिण में दक्षिणापथ के शासक और भारत के पश्चिमी उत्तर और विदेशी शक्तियां भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करती थी। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के उपरांत एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, जिनमें अच्युत, नागसेन तथा गणपति नाथ प्रमुख थे। और समुद्रगुप्त के काल में ही सदियों से चली आ रही विदेशी शक्तियों का खौफ और राजनीतिक व्यवस्था जो टुकड़ों में बटी हुई थी, उसका केंद्रीकरण कर समुद्रगुप्त ने नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति के चोटी पे जा पहुंचा। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने में कई विद्वानों के आपस में ही मतभेद हैं। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्यों के आधार पर समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। और रामगुप्त बड़ा होने के कारण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, लेकिन वह बेहद ही निर्बल और कायर शासक रहा, जो कि शकों द्वारा पराजित होकर संधि में अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को भेंट में दे दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव स्वामिनी के बदले शकराज के पास चला गया। मगर चंद्रगुप्त को वहाँ बहुत ही निंदनीय और असहाय फील होने लगा, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर गुप्त वंश का शासक बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी में सिंहासन को संभाला। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के प्रधान महेशी दत्त देवी का पुत्र था और चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में विक्रमादित्य नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने 375 ईस्वी से लेकर 475 ईस्वी तक यानी कि तकरीबन 40 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल कर गुप्त साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया और इन्हीं के समय हमें सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय विस्तार हमें तेजी से देखने को मिलता है। मगर विद्वानों को संदेह है कि चंद्रगुप्त तथा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति हैं कि नहीं, क्योंकि इस शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की और वे भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में करते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के इस शासन काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान प्रतापी सम्राट रहे, जिन्होंने शकों पे विजय, बाटिक पे विजय, बंगाल पे विजय प्राप्त कर रखी थी। मगर उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेकों गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद अपने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिए। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन साम्राज्य को पुनः जीतकर गुप्त साम्राज्य में विलीन किया गया और इन विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका ये साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, तो उत्तर में हिमालय के ताप घाटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैल चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरा राजधानी उज्जैन रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला दृष्टिकोण से भी स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उनके दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय दिया जाता था। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जो कि कालिदास, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त जिनमें प्रसिद्ध थे। ब्रह्मगुप्त वही है जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत को सामने रखा था, जिसके बाद न्यूटन ने इन्हें गुरुत्वाकर्षण के नाम से सामने रखा था। और फिर कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद सन 415 ईस्वी में गद्दी पे बैठे और अपने दादा समुद्रगुप्त के तरह ही इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया और कुमारगुप्त ने भी 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त के पत्नी ध्रुव देवी के पुत्र हैं, और गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था, जो कि वैशाली के राज्यपाल के रूप में काम कर रहा था, जहां साम्राज्य अपने उन्नति के चरम पे थी। और इन्होंने साम्राज्य को अधिक से अधिक संगठित बनाए रखा और गुप्त सेना ने पुष्यमित्र को बुरी तरह से परास्त किया था और कुमारगुप्त ने अपने इस विशाल साम्राज्य को पूरी तरह से रक्षा की, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। कुमारगुप्त के अभिलेखों तथा मुद्राओं से ज्ञात होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का भी निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्त के द्वारा ही किया गया है। नालंदा, जो कि दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा संस्कृत शब्द नालम प्लस दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा का अर्थ देने वाला, यानी कि नालंदा मतलब ज्ञान देने वाला। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने, मगर उनकी मृत्यु जल्द ही हो गई। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके बाद भी 100 वर्षों तक चला।
स्कंद गुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित प्रमुख राजा हुए, मगर गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईसा पूर्व में शुरू हो चुका था, क्योंकि स्कंद गुप्त के बाद उनके पुत्र बुधगुप्त निर्बल एवं अयोग्य शासक रहे और हुणों के आक्रमण को सामना नहीं कर पाए, और यहीं से गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो चुका था। और अब गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में अनिश्चितता एवं अराजकता उत्पन्न होना शुरू हो चुका था, और अब अनेकों छोटे छोटे राज्य खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिए, और इसी तरह गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। और इसके बाद उत्तर गुप्त राजवंश ने गद्दी संभाली। और यदि दोस्तों आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।